ऐसा नाज़रीन कराम 8 मई की सुबह खुशामदीद कहते हैं आपको जी। मई का महीना भी आ गया लेकिन पता नहीं चल रहा। अल्लाह का शुक्र है वैसी गर्मी नहीं है, वरना लोड शेडिंग की वजह से लोग बेहाल हो जाते। पानी तो बड़ा होगा डैमों में, अब खासा आ गया होगा। बारिशें तो अभी नहीं हुई लेकिन पिघल तो रहे होंगे, ग्लेशियर काफ़ी पिघलते दिखाई देते हैं। पानी बढ़ जाना चाहिए। अब जो हमारी हाइड्रो पावर है उसमें कुछ इजाफा होने की तवक्को रखनी चाहिए। बस यही तवक्को है, यही दुआ है कि ये चलेगा, काम का गुजारा होगा। वरना पैसे नहीं है हमारे पास तेल खरीदने के और तेल खरीद कर बिजली पैदा करने के। लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद आगे। जी नाज़रीन कराम, ख़बरें बहुत सारी हैं जी, बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ख़बर यह है कि हिलेरी क्लिंटन इंडिया में पहुंची हैं, कलकत्ता में पहुंची। वहाँ इंटरव्यू देते हुए वो जो अमरीकियों का एक तरीक़ाकार बन गया है कुछ अरसे से, वो हमारे साथ खेलते हैं, बच्चों का खेल खेलते हैं। इंडिया में पहुँचते हैं तो ख़ास तौर पर इस बात का अहतमाम करते हैं कि पाकिस्तान पर कुछ गुफ्तगू करें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक्सट्रीम स्टैंड लें। वो स्टैंड जब अमेरिका में लेते हैं तो उसका और मतलब निकलता है, यहाँ लेते हैं तो और निकलता है। तो आके उन्होंने हिलेरी क्लिंटन साहबा ने बयान दिया, हाँ ऐसे ही हिलेरी क्लिंटन साहबा ही कहूँ कि और क्या कहूँ, और उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि भाई ये हाफिज़ सईद के बारे में हमारी राय वही है जो इंडिया की है और हम उस मौक़िफ़ के कायल हैं कि बम्बे अटैक में वो शामिल थे। और ये कौन कहता है कि हमने उनकी कोई बाउंटी, उनके हेड तक कुछ कह लीजिए, उन पर तावान या कुछ कह लीजिए मुकर्रर नहीं किया, किया है। अच्छा, इसकी दिलचस्प पहलू ये है कि जब आया था तो वजाहत आई थी अमेरिका से कि भाई गलत समझे आप। यहाँ के हमारे उनके सफ़ीर ने भी कहा, अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा ने भी कहा कि भाई आप गलत इस पैगाम को समझें, बात ऐसी नहीं थी। वो पैगाम भी इंडिया में दिया गया था, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कहा आप गलत समझें, हमारा मतलब ये नहीं है कि हम उनके लिए हेड मनी मुकर्रर कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जो उनके बारे में कुछ हमें मालूमात देगा उसको हम इनाम देंगे। जिस पर और भी मजाक बना कि हाफिज़ सईद साहब तो घूम फिर रहे हैं, मालूमात क्या लेनी, हमसे ले लो। मैं इंटरव्यू मैंने किया था, पार्क में बैठ के किया था, बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट पे, पीछे कोई लोग सैर कर रहे थे और वो जो झूले झूल रहे थे और वहाँ बैठे हुए उनका इंटरव्यू ले रहे थे आराम से। कोई ऐसी बात नहीं थी। जो उन्होंने कहा कि भाई मालूम कर लो ये है। मैंने कहा कि भाई पैसे जो आपने देने हैं $1 करोड़ वो मुझे दें। वो हाफिज़ सईद साहब कहते चलिए मैं विदड्रॉ करता हूँ। सूरत हाल ये कि ये रिडिकुलस बयान था लेकिन इंडिया में जाके देना अजीबोगरीब था। अब हिलेरी क्लिंटन ने गोया ये कह दिया कि जो हमने वजाहतें की थी वो गलत था, हमने तो मनी मुकर्रर की हुई, पैसा मुकर्रर किया हुआ इस काम के लिए और वो गलत नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि अहमद जवाहिरी पाकिस्तान में है और उन्होंने कहा हमारे टॉप जो वांटेड आदमी है वो पाकिस्तान के इलाके में है। और मुल्ला उमर का भी उन्होंने खैर कहा, मुल्ला उमर का तो कहते रहते हैं ये लोग कि पाकिस्तान में है। और अहमद जवाहिरी का भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में है और यहीं कहीं उनको सरबराह मुकर्रर किया गया है अलकायदा का। तो उनकी मौजूदगी भी यहाँ आया और हम अपनी चीज़ को परसू करते रहेंगे, उनको भी परसू करते रहेंगे, उनका पीछा करते रहेंगे। और इधर हना रबानी करने कहा कि नहीं ये हमारे कोई इस इल्म नहीं है कि वो पाकिस्तान में, अगर हैं तो हमारे साथ मालूमात शेयर कीजिएगा। आप उसामा बिन लादेन की तरह उनको भी मारना चाहते हैं, भाई हमारे उसामा के बारे में हो सकता है सॉफ्ट कॉर्नर हो, जैसे खतूत आए हैं कि वो पाकिस्तान पे हमले खुदकुश हमलों वगैरह के कायल नहीं थे और बैतुल्ला मसूद को भी लिखते थे। अहमद जवारी के बारे में अलबत्ता ये आता है कि वो इस बात के कायल हैं कि वो सब लोग जो साम्राज्य का साथ देते हैं उनकी भी ठुकाई की जाए, उनकी भी पटाई की जाए और पाकिस्तान उनमें शामिल होता है। इनकी सोच और है, उसामा की सोच और है। उसामा की सोच को एक अरब ने इस तरह हमारी सजाएं होती हैं ना, हाथ काटने की, सर काटने की, कत्ल जद कत्ल रास, तो कहते थे उसामा की गोया ये थेरी है कि कत्ल रास, सर काट दो, वो सजा दो, सर काट दो, यानी अमेरिका को ख़त्म करो, बात सब ठीक हो जाएगी, सारा जो शैतानी है दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। ये कहते थे टेंटिकल्स काटो, कत्ल जद, हाथ काट दो, टेंटिकल्स काट दो, शाखें काट दो, बस खुद ही खुद मुरझा जाएगा दरख्त। दोनों का अपना अपना रवैया था। तो जवाहरी का रवैया तो इतना कोई प्रो पाकिस्तान है नहीं। अगर है तो वो यहाँ मौजूद तो भाई पकड़ो, उसको भी ले जाओ। उसामा की तरह एक जिल्लत हम और बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन कम अज़ कम हमारी जान तो छूट जाएगी सूरत हाल से। तो उससे पहले वो बांग्लादेश में गई थी, बांग्लादेश में भी उन्होंने कुछ बातें की, खालिदा ज़िया से मिली, हसीना वाजद से मिली और कहा कि भाई दोस्ती वोस्ती कर लो आपस में, अच्छी बात है। वहाँ यूनुस से मिली, वो जो ग्रामीण बैंक के बड़ा नाम है और जो नोबल लॉरियट भी हैं, और कहा कि मैं दुनिया में 2 ही लोगों से मुतासर हुई, उनमें से एक यूनुस है। यूनुस ने मोहम्मद यूनुस ने बिलाशुबा बहुत बड़ा कारनामा किया है, उस पूरी लोगों को एक तरह की एक अवेकनिंग गरीब लोगों में पैदा की है।
लेकिन वो तजर्बा भी इंटरेस्ट बेस्ड था, और इंटरेस्ट जो सूद था खासा लिया गया। गरीब आदमी को आप 10,000 रुपये देते हैं, पहले 10,000 भी नहीं देते, 5,000 देते हैं, 4,000 देते हैं, आमतौर पर औरतों पे देते हैं, और उस पर वो वापस करती हैं बिना सूद की, और सूद बढ़ता बढ़ता शायद आपने 5,000 अगर दिए होंगे तो शायद 50,000 तो नहीं, लेकिन बहुत बाद में केस चलते रहे। पाकिस्तान में उससे भी कमाल का तजर्बा हुआ है। हमारे इस तजर्बे की तो मिसाल ही नहीं है जी। डॉक्टर साकिब अमजद साहब जो हैं, उन्होंने इंटरेस्ट फ्री 2 अरब रुपया बांट चुके हैं, 1.5 लाख घरों को अपने पाँव पे खड़ा कर चुके हैं। और हुकूमत पंजाब ने भी अपना ये जो माइक्रो फाइनेंस का था, उन्होंने कहा जनाब आप ले लें, अब हमारा तो कुछ शरायत है, कोई इसमें इंटरेस्ट वेस्ट है आप, और इनकी जो आप ये काम भी कर दें, और इनका जो अपना काम है उस पर कोई है नहीं ओवरहेड चार्जेस। मस्जिद में बैठते हैं 4 मलंग लोग और बैठ के पता कर लेते हैं कि और फैसला कर देते हैं और रकम बांट देते हैं। अल्लाह खर्च क्या आना है इस पर जी? फ़कीरों के कामों में खर्च कहाँ हुआ करते हैं जनाब? ये ओवरहेड चार्जेस तो आज की NGOs जो हैं वो उनके हुआ करते हैं। ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करने के निकली हैं, लाखों रुपए की तनख्वाहें घर ले जा रही हैं। इंसान की मोहब्बत, इंसान की हमदर्दी में काम कर रहे हैं और लाखों रुपए घरों में जा रहे हैं। भाई ये जो बाहर डोनर्स का पैसा आता है, नॉर्वे का या अमेरिका का, ये कोई हमारी मोहब्बत में थोड़ा है। अपने सिस्टम को दुनिया में बचाने के लिए उन्होंने ये पूरा ढोंग रचा रखा है, जिसमें हमारे यहाँ उन ख्यालात को जगह मिलती है जो ख्यालात हमारे कल्चर और तहजीब से मुतसादम होते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम पर असल हुकूमत जो है ये NGOs के जरिए की जाती है, और इसको सिविल सोसाइटी कहा जाता है, खूबसूरत सा नाम है। और पूरा कॉन्सेप्ट पे तो कभी मौका नहीं होता कि बात की जाए, कभी मौका होगा तो बात करेंगे। बीच में अगरचे कई जगहों पे, बड़ी अहम जगहों पे मैं इस पर बड़ी क्लियरिटी के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ, और मेरे इसके बारे में सोच में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई भाव नहीं है जी। अच्छा जी, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब जो कल वो हो रही है ना ये इंडिया पाकिस्तान की, आजकल बड़ा चर्चा है जी। उनके कहते हैं दिल करता है हर वीकेंड जहाँ मनाए। वेलकम जी, आपका शहर है, आएँ, हमारे शहर का भी चलेगा भी। तो जहाँ एक ही 5 स्टार होटल है, दूसरा है वो तो ज़्यादा क्लोज्ड है। हो सकता है कि इसके बाद यहाँ होटलों की बाहर आ जाए और लोग आएँ अमृतसर से वीकेंड या मनाने के लिए, और लाहौरियों के अंदाज देखें। लाहौर बड़ा खूबसूरत शहर है जी, कल्चरल सिटी भी है, ग्रीन सिटी भी है जी, देखकर खुशी होती है। सब्ज़ा भी यहाँ बहुत है, और इस लिहाज और तारीफ़ इसकी वो है कि चलती हुई जब आती है तो कोई लश्कर यहाँ से गुजरे बगैर गया नहीं। आप कहते हैं कि तजारती काफिला यहाँ से गुजरे बगैर उधर न जाए। तो चलिए देखते हैं क्या रुझान पैदा होता है। तारीख को आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं जी। कुछ लोग इंटरप्रेट करते थे, हमारे दोस्तों ने कहा, कराची में मेरी ऐसी बहसें होती रहती, दोस्तों बड़ा अच्छा माहौल था, बहसें भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में होती थी, कि उन्होंने कहा जी कि जो हमलावर आए हैं पंजाबियों ने उनको वेलकम किया है और पानीपत पर जाकर रेजिस्टेंस हुई है। मैंने कहा नहीं, पंजाब वेलकम एवरी मुस्लिम इन्वेडर अगेंस्ट द टेरनी ऑफ हिंदू डोमिनेटेड दिल्ली रूल। उसने दिल्ली के तख्त पर जब हिंदुओं का गलबा आ जाता था तो उनके खिलाफ हर आने वाले मुस्लिम हुक्मरान की उन्होंने हमायत की, उनको लेकर तख्त पे बैठाया, फिर वो फिर वैसे का वैसा हो जाता था, हिंदुओं के साथ मिल जाता था, तो फिर वो नए रूलर की तलाश में निकलते थे। और एक ही हमलावर था जो इधर से नहीं आया था, वो उधर से आया था, उसका नाम अंग्रेज़ था, और वो सारे सब कॉन्टिनेंट में छा गया। बदकिस्मती से उस वक्त पंजाब में मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, सिखों की हुकूमत थी, और चूँकि सिखों की हुकूमत थी तो सिखों के मुकाबले में मुसलमान किसी भी शख्स को नजात दहिंदा समझते थे। तो वो कहानी कुछ और तरह बनती है। मैं किस तरह निकल गया, कौन सी तशरीह करने बैठ गया, क्या। अच्छा जी, अब वज़ीर आज़म ने वहाँ ख़िताब किया ना जी, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि बहुत से लोग अमन के दुश्मन हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना वगैरह वगैरह, और ख़ूबसूरत बातें उन्होंने की हैं। लेकिन वो एक और केस बन गया है, वो अब जा रहे हैं बाहर, उसमें एक 60-70 सहाफ़ियों के नाम, एक सहाफ़ी ने इंटरनेट पे कह दिया है, साफ SMS आ रहे हैं आपको भी, कि फ़लाँ साहब जो है ना वो नहीं जा रहे बाहर। यानी ये भी एक हीरो का इक़दाम हो गया कि सहाफ़ी ने रिफ्यूज़ कर दिया गैर मुल्की दौरे का। इस दौरे के बारे में साफ कहा जा रहा है इनका आखिरी दौरा है, शिकागो में जाएंगे तो जरदारी जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, और शायद उसके बाद ये इस्तीफ़ा इनसे मांगा जाए, फाइनल डिसीजन आ जाए तो बात को ख़त्म समझा जाए। तो इस तरह का एक तासुर दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने एक बात कही थी जिस पर कुछ लोग कहते थे कि ये आप क्या कह रहे हो। मैंने कहा कि फ़र्ज़ किया आप इसे वज़ीर आज़म नहीं मानते, व्हाट नेक्स्ट। वो इमरान तो कहता है ना असम्बलियों से बाहर आ जाए, वो कहते नहीं हम तो फेस करेंगे ना यहाँ। व्हाट नेक्स्ट ये है कि वो कौमी असम्बली में एक तो शोर मचाएंगे ही, लेकिन पंजाब हुकूमत अगर वज़ीर आज़म के अहकामात मानने से ये कह के इनकार कर देंगे कि वज़ीर आज़म है नहीं, तो क्या करेंगे।
नवाज शरीफ ने कल वो बहुत से लोगों से मुलाकात की, मैं भी था वहाँ, तो बहुत से लोगों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि साहब हम किसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं। ये जो कहते हैं ना वज़ीर आज़म साहब, यानी कि यूसुफ़ज़ई गिलानी साहब, कहीं वज़ीर आज़म कहने पर कोई लोग नाराज़ ना हो जाएं, कहते हैं ना कि जी हिम्मत है तो मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं। वो कहते किस चीज़ की लाएं भाई, वो वज़ीर आज़म हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं। अब मैंने उससे कहा था कि अगला खतरा ये हो सकता है कि पंजाब उन हुक्म मानने से इनकार कर दे। कल वो मुश्तरका मफादत कौंसिल का इजलास था, शहबाज शरीफ गए नहीं, उन्होंने कहा कहाँ भाई वज़ीर आज़म ही नहीं है तो कौंसिल कहाँ की, और इजलास जो है वो उनको मनसूख करना पड़ा। इंसदाद पोलियो का भी एक था जिसमें वफाकी हुकूमत की था, तो वो वहाँ भी नहीं गए। तो ये जो एक तरह की एक क्यास पैदा होने से हो सकता है कल को जो दरख्वास्त की जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो इनसे कोई लेन देन और कोई ताल्लुकात ना करे, वो करेंगे फिलहाल, लेकिन उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि ये एक तरह के शो की अरेंजमेंट के बाद जो कहा जा रहा है कि हुकूमत एक दिन इनको डंप करेगी, वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। और ये कहना कि वो हुकूमत ने तय कर लिया है, यानी जरदारी साहब ने तय कर लिया कि थैंक यू वेरी मच कहने का वक्त आ रहा है, उससे पहले इनसे जो पूरा काम लिया जाना है और पूरा जो एक वो हुआ होगा और नताइज का निकलेंगे वो देखा जाएगा। देखिए अब फिर कालाबाग डैम की बात हुई, कामल अली आगा नहीं है, काफ लीग वाले सेनेटर हैं, वो तो उन्होंने कहा साहब कालाबाग डैम तो बनना चाहिए था, और उस पर वो हाजी अदील साहब उसने कहा कि यार मुर्दा घोड़ा है ये कहाँ से रहा और वगैरह वगैरह। यानी कालाबाग डैम पे अभी घर में बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, पर डैम नहीं बनने देंगे हम, तो भाषा बन नहीं पा रहा। वो तो लंबा प्रोसेस है ना जी, वो शुरू कर दिया होता तो शायद सन 20 तक बन गया होता। वैसे तो मुशर्रफ ने तो कहा था 5 डैम, 5 के 5 डैम 16 तक बन जाएंगे, 12 तो आ गया ना जी, 5 कहाँ बनेंगे। और पहले बादशाह बना लो, फिर कालाबाग बना लो, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो, मंडा बना लो, कौन सा बना लो, लेकिन कोई भी नहीं है। बिजली जो है महंगी से महंगी होती जा रही है और काम जो है वो। इमरान खान भी मैदान में निकले हुए साहब, उन्होंने कहा कि मेरा हाथ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की गर्दन पर पहुंच गया है। एस्टेब्लिशमेंट कहा है उन्होंने, क्या स्टेटस को की कुव्वतों की गर्दन पर पहुंच गया है और अब कोई इसको छुड़ा नहीं सकता जी। वो भी अपना माशाल्लाह मस्त कलंदर है और इन स्विंगर इन डिपर मार रहा है। देखें विकेट उड़ती है कि नहीं उड़ती है, या कोई बाल बाहरी चलते चलते कैच आउट होता है कि नहीं होता, क्या होता है देखते हैं। ये अच्छा एक जोरदार हो रहा है। कल एक नवाज शरीफ साहब सिंध जा रहे हैं जी, कल उन्होंने बड़ी यहाँ एक मीटिंग की है लोगों के साथ, शहबाज शरीफ भी साहब थे, सागडार भी थे और चौधरी निसार भी थे और ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसफ वगैरह भी थे, वो तो सभी लोग काफ़ी अच्छी। लेकिन वो सिंध जा रहे हैं, वो सिंध पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और ख़बर यह है कि मुमताज़ भुट्टो अपनी पार्टी को मुस्लिम लीग में सम कर रहे हैं जी। क्या नई शक्ल बनती है, सूरत बनती है, ये भी देखने की है जी। उधर जी जनाब ये बन गया है नक्शा के, कल फिर वो जारी हुए हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं मेंबरान असेंबली के जी। तो नूर आलम ये यहाँ के ये गरीब साउथ पंजाब के इलाके में कोई 32,000 रुपये सबसे अमीर निकले जी। और जमशेद दस्ती नहीं वो कहते हैं बिल्कुल फुकरे हैं। वज़ीर आज़म के पास 1 करोड़ कुछ लाख हैं, गाड़ी अपनी है ही नहीं। बेटे के पास 5 करोड़ से ज़्यादा है और गाड़ी जो है वो तो आपको पता मशहूर मारूफ गाड़ी जिनके बारे में कहा था कि हज स्कैंडल में जिसका नाम है, तो वो उन्होंने शो की है, वो गाड़ी है। और तो कुछ मेरा ख्याल लेना देना नहीं होगा, ज़्यादा गाड़ियाँ उनके पास होंगी नहीं। और शहबाज शरीफ के साथ शायद है कोई 60 करोड़ का है, और इनके हमजा शहबाज के भी कोई 21 करोड़ हैं, और परवेज़ इलाही के 12 करोड़ हैं, मूनस इलाही के बेटे के यानी कि उनके कुछ 21-22 करोड़ हैं। बहुत से लोगों के, ये फरियाल तालपुर का जो उनकी बहन है 17 करोड़ के, 11 करोड़ देखा मैंने। तो खासा पैसे हैं इन लोगों के पास, करोड़पति लोग हैं, अरबपति होंगे तो करोड़पति शो किया है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल खासी एक नक्शा जो। हाँ एक चीज़ और, वो जुडिशल कमीशन का कल इजलास हुआ था कि दहाक जजों का तकर्रर कर दिया जाए, यहाँ कायम मकाम जज होते हैं। अच्छा उस पर वो मेरा ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने पहले इसे आउट करके एक सिचुएशन पैदा की। वकील तो वफल लेके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट फलाने के ये काम ना करें जी। अच्छा अब माहरीन की राय आ गई पुराने जज होने के लिए, हो सकता है होना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है, यानी कि काम कोई ऐसा नहीं है। दोनों तरह की बहसें जो है ना वो भी चल रही हैं, लेकिन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया फिलहाल कुछ नहीं का मतलब यह कि उन्होंने तो मेरा ख्याल है दानिस्ता उन्होंने एफर्ट की है, अब नहीं होगा। कल मुकदमा आएगा, मुकदमा सुना नहीं जाएगा, मतलब पेंडिंग पड़ेगा, और मुकदमा पेंडिंग रहेगा तो यही डिसीजन जो है ना इम्प्लीमेंट होगा अगर इसको सस्पेंड नहीं किया गया तो। टेक्निकल बात तो ये है, हुकूमत के अपने मफाद में है कि मुकर्रर कराएं और फैसला कराएं, लेकिन वो फैसला करवाने से पहले ही शायद उनकी रुखसती जो है उसकी आरज़ूमंद है। इसी के साथ लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।